नमस्कार, स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया मिश्रा। रुक करते हैं दिल्ली एनसीआर की बड़ी खबरों का। बता दें, ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क स्थित मंगलमय कॉलेज की कैंटीन में परोसे गए खाने में कीड़ा मिलने से छात्रों में भारी आक्रोश फैल गया। छात्रों का आरोप है कि लाखों रुपए की फीस वसूलने के बावजूद उन्हें घटिया और असुरक्षित भोजन दिया जा रहा, जिससे सैकड़ों छात्रों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा। नाराज छात्रों ने कैंटीन में पहुंचकर खाने का बहिष्कार किया और कॉलेज गेट पर जमकर हंगामा किया। इस दौरान छात्रों और कैंटीन प्रबंधन के बीच मारपीट की भी सूचना है। बता दें, पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं अगली खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से है, जहां मुजफ्फरनगर जनपद में बुधवार को पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। वकीलों ने अपने अपने चैम्बर बंद कर सड़कों पर उतरते हुए व्यापारियों के साथ मिलकर पूरा बाजार बंद करा दिया। इस दौरान नगर के मेन बाजार में जाम की स्थिति बन गई और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। बता दें, बड़ी संख्या में वकील और व्यापारी एकजुट होकर प्रदर्शन करते नजर आए। अधिकतर दुकानों पर ताले लटके रहे। दरअसल अधिवक्ताओं ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए पहले से ही बाजार बंद का आह्वान किया था, जिसे व्यापारियों ने भी पूरा समर्थन दिया। हालात को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने एहतियातन शहर के अलग अलग इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया। आपको बता दें कि यह आंदोलन सिर्फ मुजफ्फरनगर तक सीमित नहीं है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुल 22 जनपदों में वकील एक साथ सड़कों पर उतरकर हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की मांग कर रहे हैं। वकीलों का कहना है कि यह मांग वर्षों पुरानी है। कई सरकारें आई और चली गई, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिले, बेंच अब तक नहीं बनी। इस दौरान मुजफ्फरनगर जिला बार संघ के महासचिव चंद्रवीर सिंह ने कहा कि हाई कोर्ट बेंच की मांग केवल वकीलों की नहीं, बल्कि आम जनता की आवाज बन चुकी है। व्यापारी, किसान, मजदूर, हर वर्ग इस आंदोलन में शामिल है। उन्होंने कहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को आज भी न्याय के लिए करीब 700 किलोमीटर दूर प्रयागराज जाना पड़ता है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वकीलों के साफ ऐलान किया है कि जब तक पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच स्थापित नहीं होती है, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, हाई कोर्ट की बेंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिले, ये एक बहुत प्राचीन समस्या है और ये केवल एडवोकेट्स की समस्या नहीं है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के सब लोगों की समस्या है, जिनका भी किसी प्रकार का न्याय जब उनको हाई कोर्ट से चाहना होता है तो उसके लिए प्रयागराज यानी इलाहाबाद जाना पड़ता है। बहुत दूर भी है, न्याय महंगा भी है। सस्ता और सुलभ न्याय सबको मिले, ये अधिकार सबका है। इस नाते आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय कानून मंत्री जी को मैंने पूर्व में पत्र लिखा है और ये विनम्र अनुरोध किया है कि उसके ऊपर विचार करें। हमारी आज भी ये निवेदन है कि इसके ऊपर उनको विचार करें और सरकार को, क्षेत्र की जनता को सस्ता और सुलभ न्याय दिलवाएं। आज पूरा बाजार बंद कराया गया है, क्या मांगे हैं अधिवक्ताओं की, जिस मांग को लेकर आज बाजार बंद कराया जा रहा है? आज हाई कोर्ट की बेंच पश्चिम उत्तर प्रदेश में स्थापित हो, इसके लिए केवल ये वकीलों की डिमांड नहीं, आप गलत कहते हैं। ये डिमांड आज आम जनता की है। आप देख रहे हैं कि आज सारा का सारा बाजार, सारा समुदाय, चाहे व्यापारी है, चाहे मजदूर है, चाहे किसान है, जो भी है, सब आज इस मांग के साथ खड़े हुए हैं। और ये हाई कोर्ट की बेंच अब बननी आवश्यक है और बन के रहेगी। क्यों कि अभी तक जो कहा जाता था कि साहब ये खाली वकीलों की डिमांड है, वो अब वकीलों की डिमांड ना हो करके वो आम जनता की डिमांड है, जन जन की डिमांड है और आवश्यकता है कि हाई कोर्ट की बेंच यहाँ बननी ही चाहिए। कहाँ पे आज जो बाजार बंद कराया गया है, कौन कौन से जिले हैं जहाँ पर बाजार बंद कराया गया है? देखिए, 22 जिले संबंधित है। हाई पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो हमारी संघर्ष समिति है उसमें 22 जिले हैं और वो 22 के 22 जिलों में बीच में थोड़ा व्यवधान हुआ था कि आगरा हमसे थोड़ा नाराज चल रहा था पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ मंडल से, लेकिन आज आगरा भी साथ है और एक भी 22 के 22 जिलों में सब जगह आज बंद है, बाजार बंद है। हाई कोर्ट की बेंच आम जनता की आवाज बन चुकी है। अब इसको ज्यादा दिन तक सरकार दबाए नहीं रख सकती। हाई कोर्ट की बेंच अब बन के रहेगी। साहब, कई महीनों से, कई बहुत टाइम से आपका ये जो प्रदर्शन है चल रहा है, मांग चल रही है, सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं है, क्या लगता है? देखिए, जितनी भी सरकारें आई सभी सरकारों ने हमारी मांग का समर्थन किया है कि हाई कोर्ट की बेंच पश्चिम में बननी चाहिए। बदकिस्मती है कि वादा सब सरकारें करती रही, लेकिन वादा पूरा किसी ने नहीं किया।
इसलिए पुनः इस आंदोलन को आज हमने इतने ऊंचे स्तर पर उठाना पड़ेगा। और अब ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी जब तक हाई कोर्ट की बेंच नहीं बनेगी। वकील के अलावा, खाली वकील नहीं, मैंने जैसा अभी बताया कि पूरा समुदाय, पूरा जनमानस, पूरा व्यापारी वर्ग, पूरा मजदूर, किसान, सब लोग मिलकर के आज एकजुट हैं। हाई कोर्ट बेंच सबको चाहिए। बहुत बड़ी परेशानी है। 700 किलोमीटर यहाँ से इलाहाबाद पड़ता है। आपको ताज्जुब होगा कि दूसरे देशों का, पाकिस्तान का लाहौर हाई कोर्ट भी हमसे नजदीक है। कम से कम 5-6 प्रदेश ऐसे हैं जिनका हाई कोर्ट हमसे नजदीक है, लेकिन बदकिस्मत इस पश्चिम उत्तर प्रदेश की कि हमें हाई कोर्ट की बेंच नहीं मिल रही है। छोटे छोटे प्रदेशों में कई बेंचें हैं। महाराष्ट्र में भी कोल्हापुर में बेंच दे दी गई। महाराष्ट्र की कुल पॉपुलेशन 4.5 लाख है, 4.5 करोड़ है, और वहां 5 बेंच है। उत्तर प्रदेश पश्चिम की आबादी 10 करोड़, पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो 22 जिले हमारे इसमें संबंधित हैं, उनकी आबादी 25 करोड़ है। उन 25 करोड़ की अनदेखी सरकार लगातार कर रही है। ये बर्दाश्त अब कोई वर्ग, इसी वजह से आज ये जन आंदोलन बन चुका है। जब आज जैसे ये आंदोलन किया जा रहा है, इसके बाद भी जो बेंच है नहीं मिलती है, तो फिर किस तरह से? देखिए ये आपका जो सवाल है बिल्कुल सही है, लेकिन एक हमारे हाई कोर्ट बेंच के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश की संघर्ष समिति है। इसके बाद हम संघर्ष समिति की बैठक हमारी बुलाई जाएगी और अगली कार्रवाई वहां होगी। दूसरी बात यह है कि अभी कल हमारे सांसद अरुण गोविल जी ने माननीय गृह मंत्री से मुलाकात की है, और वो जल्दी इस संबंध में विचार के लिए हम लोगों को पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो हमारा संगठन है, जो हमारे पश्चिम संघर्ष समिति है, उसको इनवाइट करने जा रहे हैं। लॉ मिनिस्टर से भी इस संबंध में हमारे सांसद मिल चुके हैं। हमारे जितने सांसद पश्चिम के हैं, सबने इस डिमांड को बहुत जोर शोर के साथ पार्लियामेंट में उठाया है। अब ये मांग पूरी होकर ही रहेगी। सुनील तायल, संयुक्त व्यापार मंडल के संयोजक। आज आपके द्वारा भी समर्थन दिया गया है, जो अधिवक्ताओं ने बाजार बंद कराया है, क्या कहेंगे आप अधिवक्ताओं के? अधिवक्ताओं ने परसों हमारी संयुक्त व्यापार मंडलों की मीटिंग बुलाई थी। सभी पदाधिकारी वहां पर पहुंचे थे और कचहरी के अंदर उनके बार एसोसिएशन के बैठक हुई थी। उसी में ही पूरा समर्थन सभी व्यापार मंडलों ने वहां पर उनको दिया था। और आप देख भी रहे हैं, आज पूरा बाजार बंद है। सभी व्यापार मंडलों का पूरा बाजार बंद है। और ये केवल वकीलों की लड़ाई नहीं है, इनमें सब जनमानस का है, क्योंकि इसमें किसान, मजदूर, व्यापारी की जो 700 किलोमीटर हाई कोर्ट के लिए जाना पड़ता है, टिकट नहीं मिल पाती, एक्स्ट्रा किराया खर्च होता है, इसके सब जनहित में देखते हुए 22 जिलों की जो हमारे यहाँ पर बेंच रखने की मांग की है, हमारा पूरा सभी व्यापार मंडलों का उन्हें पूरा समर्थन है। तो आज जो व्यापारी है, सभी व्यापारियों ने अपना पूरा समर्थन दिया और आगे भी रखी है। इसमें सभी व्यापार मंडलों ने पूरा समर्थन दे रखा है। आप देख रहे होंगे व्यापार मंडलों के साथ साथ में सभी व्यापारी भाइयों ने अपनी स्वेच्छा से दुकान बंद करके, कोई किसी प्रकार का विरोध नहीं किया किसी ने, और कहीं भी दुकान बंद कराने की केवल अपील पे ही सभी व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रख रखी है। वहीं मुजफ्फरनगर से एक राहत भरी और भावुक कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां पुलिस सत्यापन अभियान के दौरान एक बिछड़े हुए परिवार को उसका सदस्य वापस मिल गया। दरअसल मुजफ्फरनगर पुलिस नौकर और किराएदारों के सत्यापन का विशेष अभियान चला रही है। इसी दौरान तितावी थाना क्षेत्र में भगत जी ढाबे पर काम कर रहे एक नौकर की जानकारी सामने आई, जिसकी पहचान शैलेंद्र उर्फ शंकर के रूप में हुई। जांच में पता चला कि यह युवक मंदबुद्धि है और करीब 4 साल पहले अपने घर से लापता हो गया था। शैलेंद्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना बिछुआ जिला मैनपुरी में दर्ज थी। पुलिस ने तुरंत परिजनों से संपर्क किया और उन्हें मुजफ्फरनगर बुलाया। बेटे को सकुशल देखकर परिवार की आंखों में खुशी के आंसू झलक पड़े। पुलिस ने सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शैलेंद्र को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। ये मामला पुलिस सत्यापन अभियान की बड़ी सफलता माना जा रहा है, जिसने एक परिवार को फिर से उसका आशियाना लौटा दिया। ये नौकर और किराएदार सत्यापन का अभियान चल रहा है। उसी अभियान के अंतर्गत थाना तितावी के एसआई अजय पाल, एसआई नवनीत, एसआई अनबत चौधरी व अन्य लोग इसी कार्य में लगे हुए थे कि दिनांक 15/16 की रात में हाईवे पर स्थित भगत जी ढाबा पर एक नौकर शैलेंद्र उर्फ शंकर अपना नाम बता रहा था,
जो कि मंदबुद्धि प्रतीत होता है, उसने अपना नाम पता बड़ी मुश्किल से बता पाया। गांव का नाम ब्रजपुर, थाना बिछुआ, जिला मैनपुरी बताया। जो एसआई नवनीत कुमार है, हमारे तेतावी थाने में नियुक्त हैं, वो बाई चांस मैनपुरी के रहने वाले हैं। तो उन्होंने सी प्लान की मदद से वहाँ संपर्क किया, तो उनके परिजनों से मुलाकात हुई, प्रधान के माध्यम से अवगत कराया गया। उनके परिजन यहाँ पर आ चुके हैं और उनको उनके सुपुर्दी में दिया गया है। और इसके अतिरिक्त थाना बिछुआ में उनके परिवारजन द्वारा लगभग 4 वर्ष पूर्व एक गुमशुदगी भी दर्ज कराई गई थी। वहीं अगली खबर नोएडा से है। NSIZ फेज 2 के पास खुले नाले में एक कार गिर गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। हादसे के बाद मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जमा हो गए और राहत कार्य शुरू करने की कोशिश की जा रही। फिलहाल कार में सवार यात्रियों की स्थिति को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके के लिए रवाना हो गई। बता दें, यह हादसा एक बार फिर खुले नालों की लापरवाही और सुरक्षा इंतजामों की कमी को उजागर करता है। स्थानीय लोग प्रशासन से तत्काल बैरिकेडिंग और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। वहीं नोएडा से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, दिल्ली, NCR और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में सक्रिय मोबाइल चोरी और लूट करने वाले एक बड़े गैंग का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने इस गिरोह के 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जो धार्मिक कार्यक्रमों, मेट्रो रेल और भीड़ भाड़ वाली जगहों को अपना निशाना बनाते थे। बता दें, पकड़े गए आरोपियों के पास से करीब 2 करोड़ रुपए की कीमत के 70 एप्पल मोबाइल फोन, 28 आईपैड, 1 टैबलेट, 1 एप्पल टीवी और 265 मोबाइल पार्ट्स बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक यह गिरोह खास तौर पर महंगे एप्पल मोबाइल चोरी करने में माहिर था। जांच में सामने आया है कि आरोपी मथुरा जैसे धार्मिक स्थलों और बड़ी जनसभाओं में शामिल होकर वारदातों को अंजाम देते थे और पहचान छुपाने के लिए आरोपी हिंदू धार्मिक स्थलों पर कलावा और पटका पहनकर खुद को श्रद्धालु दिखाते थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान फिरोज, फरदीन, सलीम और दानिश के रूप में हुई। पुलिस का दावा है कि ये आरोपी अब तक 500 से ज्यादा चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर उनके नेटवर्क और अन्य वारदातों की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। वहीं दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर ज्वेलरी शॉप में लूट करने वाले एक बड़े और शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है। करोलबाग इलाके में करीब 1 किलो सोना लूटने के मामले में पुलिस ने फरार मास्टरमाइंड शेख अकरम को दक्षिण दिल्ली के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, पुलिस के मुताबिक आरोपी के पास से 130 ग्राम चोरी का सोना और वारदात में इस्तेमाल की गई पल्सर मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। यह वारदात 27 नवंबर को फिल्मी अंदाज में अंजाम दी गई थी, जब बदमाश फर्जी IT अधिकारी बनकर ज्वेलरी वर्कशॉप में दाखिल हुए, कर्मचारियों के मोबाइल छीने, सोना लूटा और CCTV का DVR तक अपने साथ ले गए। क्राइम ब्रांच का कहना है कि शेख अकरम इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड था और उसने अंदरूनी जानकारी के आधार पर लूट की साजिश रची थी। फिलहाल पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है और मामले की गहन जांच जारी है। वहीं अगली खबर दिल्ली से है, जहां लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने वाहनों की एंट्री को लेकर सख्त पाबंदियां लागू कर दी है। 18 दिसंबर की सुबह से दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड सिर्फ BS6 पेट्रोल और डीजल वाहन ही दिल्ली में प्रवेश कर सकेंगे। बता दें, सरकारी आदेश के मुताबिक BS2, BS3 और BS4 श्रेणी की सभी गाड़ियां, चाहे वो प्राइवेट हो, टैक्सी हो, बस या कमर्शियल, दिल्ली में एंट्री नहीं कर पाएंगी। हालांकि CNG और इलेक्ट्रॉनिक वाहन किसी भी राज्य में रजिस्टर्ड हो, उन्हें इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। इसके साथ ही बिना वैध PUC सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों को अब पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा। सरकार ने कंस्ट्रक्शन मटेरियल की ढुलाई पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी है। सरकार का कहना है कि ये सख्त कदम लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए उठाए गए हैं, ताकि दिल्ली की जहरीली हवा से राहत मिल सके और प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित किया जा सके। वहीं दिल्ली को एक नया और अत्याधुनिक मेट्रो संग्रहालय मिल गया है। बता दें, ब्लू लाइन के सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर बने इस मेट्रो म्यूजियम का उद्घाटन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया। उद्घाटन के बाद बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे भी संग्रहालय देखने पहुंचे और दिल्ली मेट्रो के सफर को करीब से जाना।
ये मेट्रो संग्रहालय दिल्ली मेट्रो के इतिहास, विकास और भविष्य को बेहद आसान और रोचक तरीके से दर्शाता है। संग्रहालय में बताया गया है कि किस तरह साल 2009 में महज 8 किलोमीटर से शुरू हुई दिल्ली मेट्रो आज लगभग 400 किलोमीटर लंबे नेटवर्क में बदल चुकी है और राजधानी की लाइफलाइन बन गई है। इस मौके पर परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने कहा कि आने वाले समय में मेट्रो नेटवर्क को और विस्तारित किया जाएगा ताकि लोग निजी वाहनों के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक उपयोग करें। सरकार का मानना है कि मेट्रो का विस्तार न सिर्फ यातायात को सुगम बनाएगा बल्कि प्रदूषण कम करने में भी अहम भूमिका निभाएगा। मैं अक्सर उन लोगों को कहती हूं जो कहते हैं कि पॉल्यूशन की बात करते हैं, पॉल्यूशन है दिल्ली में, कैसे कम होगा। तब मैं ये कहती हूँ कि पॉल्यूशन में एक बड़ा हिस्सा ट्रांसपोर्टेशन का है। जब भारत के नक्शे में एक बिंदु बराबर दिखने वाली दिल्ली 1500 किलोमीटर 1483 किलोमीटर में फैली हुई, उसमें 3 करोड़ के लगभग जब लोग रहते हैं, लाखों व्हीकल जब सड़कों पे चलते हैं और उसमें भी लाखों व्हीकल बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के भी घूमते हैं, तब वो जो धुआं छोड़ते हैं, प्रदूषण करते हैं, वो रोकता है दिल्ली की सांसें। आज यदि मेट्रो जैसा ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास है तो वो एक बहुत बड़ी क्रांति है पर्यावरण को बचाने के लिए, दिल्ली को बेहतर और हरा भरा रखने के लिए। आज बिना मेट्रो, माइनस मेट्रो अगर हम सोचें तो हम दिल्ली को इमेजिन नहीं कर सकते। और ये हम सबका दायित्व है। यदि हम चाहते हैं कि दिल्ली ब्रीदेबल रहे तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का उपयोग करना ही होगा। हम अपनी सुविधाओं के लिए इस पूरे शहर को दिक्कत में डालते हैं और फिर खुद ही परेशान करते हैं कि पॉल्यूशन कैसे कम होगा। जब हम सब लोग ये तय करेंगे कि मैं अपने अकेले के लिए गाड़ी निकाल करके नहीं चलूंगा, मैं यहां पे कारपूल में चलूंगा, मैं मेट्रो से जाऊंगा, मैं बस से जाऊंगा। और मैं बधाई देना चाहती हूं अपने मंत्री जी को भी, जो लगातार हमारे ट्रांसपोर्टेशन पे इतना काम कर रहे हैं कि आज दिल्ली का सार्वजनिक परिवहन जो हमारी बसेस हैं उसको हमने तय किया कि पूरी तरीके से ईवी पे लेके जाएंगे। तो आज लगभग 3500 बसेस हमारी जो दिल्ली सरकार की हैं वो ईवी पे हम कन्वर्ट कर चुके हैं, पेट्रोल और सीएनजी से। और 2026 के अंत तक हमारा टारगेट है कि 100% अपनी बसेस को हम ईवी पे लेके जाएं। और बहुत जल्द हम अपनी ईवी पॉलिसी लेके आ रहे हैं जिस पे मंत्रालय और मंत्री जी काम कर रहे हैं, जिसमें निश्चित रूप में दिल्ली वालों के लिए ईवी लेने के लिए बड़ा प्रोत्साहन होगा और भाई सीएनजी और पेट्रोल वालों के लिए थोड़ा सा सख्ती बरती जाएगी। तो हम लोग चाहेंगे कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन जिस तरीके से विदेशों में लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर यूज करते हैं, और अब जबकि इतना बड़ा मेट्रो का सेगमेंट हमारे पास है, उस पे हमें जरूर काम करना चाहिए। बता दें, दिल्ली के मेहरौली इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब स्कूल जा रही एक मासूम बच्ची दर्दनाक हादसे का शिकार हो गई। सकरे रास्ते से गुजर रहे एक ट्रक का टायर अचानक तेज धमाके के साथ फट गया। इसी दौरान ट्रक के बिल्कुल पास से गुजर रही बच्ची उसकी चपेट में आ गई और सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे की आवाज सुनकर मौके पर मौजूद लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े और बच्ची को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि ट्रक की हालत और सुरक्षा मानकों में कोई लापरवाही तो नहीं थी। वहीं दिल्ली के जाफराबाद इलाके में हुई सनसनीखेज डबल मर्डर केस में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। बता दें, इस हत्याकांड के तार जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर हाशिम बाबा से जुड़ते नजर आ रहे हैं। पुलिस के मुताबिक वारदात के वक्त असद का करीबी बॉबी कबूतर और उसका साथी मुबीन भी मौके पर मौजूद था। जानकारी के अनुसार बदमाशों ने महज 2 मिनट के भीतर करीब 50 राउंड फायरिंग कर 2 सगे भाइयों
फजील और नदीम की बेरहमी से हत्या कर दी। जांच में ये भी सामने आया है कि हत्याकांड को अंजाम देने के लिए 3 अलग अलग तरह के पिस्टल का इस्तेमाल किया गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 3 आरोपियों की पहचान कर ली है और उसकी गिरफ्तारी के लिए कई पुलिस टीमें लगातार छापेमारी कर रही। फिलहाल पूरे मामले की गहनता से जांच जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।